जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटी में जो भारतीय संविधान है उसके 395 अनुच्छेद को हम लोग आधे घंटे में पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ के, जो प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता रहता है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। उन सारे अनुच्छेदों को हम लोग बारीकी से समझ के पढ़ने वाले हैं। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको विधिवत समझाई जाएगी। आइए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 जो है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है और इसमें कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें यह बताया गया है कि जो राज्य हैं उनसे मिल करके भारत का निर्माण हुआ है, राज्यों का एक संघ है। और इस तरह से जो राज्य हैं वे मिल के तो निर्माण कर सकते हैं, लेकिन राज्य अलग नहीं हो सकते। और तब कहा गया कि जो भारत है वह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्यों है? क्योंकि राज्य की सीमा बदलने का अधिकार संसद को है, राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है, लेकिन राज्य जो है देश से अलग हो जाएं ये अधिकार उनको नहीं है। ये बहुत पूछा जाता रहता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद जो है विधि के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है अथवा नए राज्यों का गठन भी कर सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों को मिला करके एक नया राज्य बना सकती है या उनके सीमाओं में बदल सकती है या नाम परिवर्तन कर सकती है। अर्थात अगर संसद की इच्छा हो तो वह उत्तर प्रदेश या बिहार को मिला करके एक नया राज्य बना दे, या दोनों की थोड़ी थोड़ी सीमा मिला करके एक नया राज्य बना दे, या इनके सीमाओं को बदल दे, या फिर इनके नाम को बदल दे। ऐसा करने के लिए संसद स्वतंत्र है। अब अनुच्छेद 4 कहता है कि जो भी काम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में होगा उसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि संविधान में आप बदलाव नहीं कर सकते, और वहाँ तक बदलाव नहीं कर सकते, वहाँ तक संशोधन नहीं कर सकते जब तक कि मूल संविधान प्रभावित ना हो जाए। यानी कि पहली अनुसूचित और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां अनुच्छेद 4 में रखी गई। अनुच्छेद 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की जो चर्चा की गई थी वो अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6, भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद जब भारत की संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उसके बाद से जो भारत में आने वाले नागरिक होंगे उनको 5 प्रकार के नागरिकता देने की बात की गई, उसी से संबंधित है अनुच्छेद 6। आइए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि आज़ादी के बाद से जो पाकिस्तान जाने वाले लोग हैं या पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, ये अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता क्या होगी। ये अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि जो व्यक्ति भारत से बाहर चले गए हैं, चाहे कमाने के लिए चाहे बसने के लिए, उनके नागरिकता का क्या किया जाएगा, ये कहता है। हम जानते हैं कि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात भारत में केवल एक ही नागरिकता हो सकती है। यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता निरस्त हो जाएगी। यदि आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो दूसरे देश की नागरिकता निरस्त हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि आपको हमेशा संघ की नागरिकता मिलती है, किसी राज्य की नागरिकता नहीं मिलती। जैसे यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको बिहार राज्य की नागरिकता ना मिल करके सीधा सीधा भारत देश के नाम से नागरिकता मिलती है। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता आपका निरस्त हो जाएगा। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना कब तक रहेगा, यानी कब तक आप किसी देश के या भारत के नागरिक रहेंगे। इसमें अनुच्छेद 10 का वर्णन किया गया है। आगे आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 11 है कि संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनियमन किया जाएगा। यानी कि संसद को यह अधिकार है कि संसद जब चाहे नागरिकता में संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। पहली बार नागरिकता में बदलाव कब किया गया? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। उसी के द्वारा नागरिकता से संबंधित जितने भी मामले आगे आए सब में बदलाव किया जाता रहा है। कब आया है? नागरिकता अधिनियम 1955 में। अब अनुच्छेद 12 से शुरू हो जाता है मूल अधिकार। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य हैं क्या, और फिर यह बताया गया है कि जिनका स्वतंत्र नियम है, जिनका अपना नियम हो, जिनका अपना प्रतीक चिन्ह हो, वे सब राज्य हैं। अनुच्छेद 13 है
कि मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि अगर कोई ऐसा कानून संसद ने बना दिया, सरकार ने बना दिया जो मूल अधिकार को प्रभावित करती है, तो उस कानून को नहीं माना जाएगा। यानी मूल अधिकार को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, उस कानून को महत्व नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को समानता मिलेगी। इसको अनुच्छेद 15 के साथ पढ़ना है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, तो सबको कानून की नज़र में समान देखा जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी। लोक नियोजन का मतलब हुआ सरकारी नौकरियों में सभी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के लोगों को बराबरी का अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा, यानी जो ऊंच नीच भेदभाव था समाज में उसे खत्म किया जाएगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है कि उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सारी उपाधियां खत्म कर दी गई, केवल और केवल शिक्षा क्षेत्र से संबंधित, मेडिकल क्षेत्र से संबंधित और सेना के क्षेत्र से संबंधित उपाधियां बनाई गई। अनुच्छेद 18 को ध्यान में रख करके आगे चल के 1954 में 4 उपाधियां बनाई गई। कौन कौन से? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री बनाई गई। कब बनाए गए? 1954 में बनाए गए। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 हमें देता है। अब 19 में कई भाग हैं, 6 भाग हैं, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सारे अनुच्छेद 19 में समाहित हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलेगा, यानी कोई भी व्यक्ति जिसको दोषी करार दे दिया गया है तो उसे वकील रखने का उसे पूरा अधिकार होगा कि वह वकील रख सकता है और खुद को दोष मुक्त करार करने के लिए वो प्रत्येक उपाय कर सकता है। अनुच्छेद 20 कहता है प्राण एवं दैहिक, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 21 के का में ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 का ये पहले कहाँ था? तो यह पहले जो है ये नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में था। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण देने की बात करता है अनुच्छेद 22। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम पर रोक लगाया जाएगा, यानी जो मनुष्य की खरीद फरोख्त होता था, लोग नेपाल से और बांग्लादेश से और जो गरीब राज्य हैं, उड़ीसा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, यहाँ के लड़के और लड़कियों को बेचा जाता था, तो उस पर रोक लगाया गया अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत किया गया, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा। अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसके अनुसार पहनावा ओढ़ावा कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति जिस धर्म को मानता है वो अपने अनुसार उस धर्म के काम को कर सकता है। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की बात करता है, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वह अपने हित के अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वे अपने लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण भी कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 31 की बात करें तो अनुच्छेद 31 संपत्ति से संबंधित था, जिसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? 1978 में उसको हटा दिया गया था। कब? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। फिर कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। किस भाग में रखा गया? तो जो है भाग 12 के का में रखा गया। आइए आगे देखते हैं। तो जो अनुच्छेद 32 है वह अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार की बात करता है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय वह जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय उस पर रिट जारी करेगा। कुल 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है।
अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 36, फिर इसमें राज्य की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 40 क्या है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। यहीं पे जान लेते हैं अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यानी किसी काम को स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं तो जितना वेतन स्त्री को मिलेगा उतना ही वेतन पुरुष को भी मिलेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, यानी ये राज्य का अधिकार होगा कि राज्य प्रत्येक जो है अपने ग्राम पंचायत का गठन करे, उसका रखरखाव करे, उसे पर्याप्त स्वायत्तता भी दे। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने से संबंधित है। अनुच्छेद 49 क्या है? राष्ट्रीय स्मारक संस्थान जितने हैं और उनके वस्तुओं का संरक्षण करने की जानकारी देता है। अनुच्छेद 49 कहता है कि जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं या राष्ट्रीय धरोहर हैं, हमें उनका संरक्षण करना चाहिए और ये राज्यों का अधिकार होगा कि वे उनका संरक्षण करें। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के कार्यों को अलग किया जाए, यानी कार्यपालिका कौन सा काम कर सकती है और न्यायपालिका कौन सा काम कर सकती है, दोनों अलग अलग कर दिया जाए। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 51 का ये मूल कर्तव्य की बात करता है। अनुच्छेद 51 की को जान लें तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में जोड़ा गया था। कुल मिलाकर के 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य जो अंतिम है, इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यह है क्या कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिलवाए। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ के कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन कौन लोग मतदान करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या होगा। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद अवधि की बात करता है कि राष्ट्रपति कितने साल तक अपने पद पर रह सकता है। तो हम जानते हैं कि 5 साल तक वो पद पर रह सकता है और भारत का राष्ट्रपति दोबारा और तिबारा जितनी बार चाहे वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, जो कि अनुच्छेद 57 कहता है कि क्या कोई राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा या नहीं, तो बिल्कुल होगा। आगे आइए देखते हैं अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता की बात करता है। तो राष्ट्रपति होने के लिए योग्यता क्या है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, यानी कि उम्र उसकी 25 साल से ऊपर हो तो लोकसभा का बन सकता है। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष है, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, परंतु वह अभी वर्तमान में ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, तो वह राष्ट्रपति होने के लिए पात्र है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पद के शपथ की बात करता है। शपथ का प्रावधान कहाँ है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात करता है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय क्या होना चाहिए और तरीका क्या होना चाहिए, अनुच्छेद 62 कहता है। अनुच्छेद 63 भारत के एक उपराष्ट्रपति की बात करता है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति काम कर सकता है। राष्ट्रपति यदि अवकाश पे है या राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति काम करेगा, ऐसा अनुच्छेद 65 में कहा गया है। एक बार फिर से देखिए, तो 63 कहता है कि एक उपराष्ट्रपति हो। 64 कहता है कि जब राष्ट्रपति बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए तो वह जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करे। 65 कहता है कि जब सभापति के रूप में काम करने लगे और अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर काम करे। 66 कहता है कि लेकिन उपराष्ट्रपति बनेगा कैसे, यानी निर्वाचन कैसे हो। 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति कितने समय तक बनेगा। तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक रहते हैं? तो हम जानते हैं कि राज्यसभा की जो सदस्यता होती है वह 6 वर्षों के लिए होती है। अनुच्छेद 68 तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन किया जाएगा। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने की बात करता है। 69
उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात करता है। अनुच्छेद 70 कहता है कि आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद हो सकते हैं उनकी चर्चा करता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों की बात करता है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 73 संघ के कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति को कहाँ कहाँ अधिकार दिया गया है, यानी कार्यपालिका कौन कौन से काम कर सकती है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 73 में की गई है। अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद जो है वह राष्ट्रपति को सलाह देगा, राष्ट्रपति उसी मंत्री परिषद के सलाह से कोई काम कर सकती है। अनुच्छेद 75 अब उस मंत्री परिषद के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों के संचालन की बात करता है कि भारत सरकार के कार्य कैसे किए जाएंगे। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात करता है, यानी कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को प्रत्येक बात की जानकारी मुहैया करवाए। अनुच्छेद 79 संसद के गठन की बात करता है कि संसद का गठन होगा जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर के तब संसद का निर्माण करते हैं। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना की बात करता है कि राज्यसभा का गठन कैसे होगा। वही अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन की बात करता है और बताता है कि लोकसभा में कुल 552 सदस्य होंगे, जिसमें से 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अनुच्छेद 80 कहता है कि इसमें 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों के अवधि की बात करता है। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता की बात करता है कि यानी संसद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 85 संसद के 17 अवसान की बात करता है और विघटन की बात करता है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, जब चाहे लोकसभा को वो भंग कर सकता है, लेकिन ऐसा कब करेगा, जब प्रधानमंत्री ऐसा करने की सलाह दे तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार क्या है, इसके बारे में बताता है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की चर्चा करता है। अनुच्छेद 90 उपसभापति का यदि पद रिक्त है या उसको पद से हटा दिया जाता है तो कैसे काम किया जाएगा, इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाए और उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, उसकी जिक्र अनुच्छेद 91 में किया गया। अनुच्छेद 92 कहता है कि सभापति हो या उपसभापति हो, उसके पद से हटाने का जो संकल्प हो और जब संकल्प पारित हो गया हो, वो अभी चल ही रहा हो, तब वह अपने पद पर नहीं बना रह सकता है। यानी कि जैसे उपसभापति को या सभापति को हटाना है और उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया है, तब वह सभापति या उपसभापति के रूप में काम नहीं कर सकता है यदि प्रस्ताव पारित हो गया तो। अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्य होंगे, उनकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संकल्प की वही बात करता है। कहता है कि यदि अध्यक्ष को हटाने का या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित हो चुका है, तब इनको अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 97 कहता है कि सभापति हो या उपसभापति हो या अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, आखिर उनका वेतन और भत्ता कितना होगा, ये अनुच्छेद 97 में बताया गया। 98 कहता है कि संसद का एक सचिवालय होगा और उसमें कार्य करने वाले जो प्रमुख सचिव होंगे उनको कैबिनेट सचिव कहा जाएगा। अनुच्छेद 99 संसद के जो सदस्य होंगे वे शपथ क्या लेंगे, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 100 क्या है, तो जो संसद है वहाँ पर मतदान के समय रिक्तियाँ होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में चर्चा की गई है कि यदि मान लो किसी विशेष मुद्दे पर काम करना है और संसद में पद रिक्त हैं, यानी सारे लोग उस दिन नहीं आ पाए हैं, तो काम कैसे होगा। तो नियम कहता है कि संसद का बैठक तभी होना चाहिए जब कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10वां भाग उस समय उपस्थित हो, जिसको गणपूर्ति कहा जाता है। अनुच्छेद 108 कहता है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, और ऐसी संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, और जब दोनों आकर बैठेंगे तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है हमेशा।
अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। और अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है कि कौन से विधेयक को धन विधेयक कहा जाएगा। अनुच्छेद 111 विधेयक पर अनुमति की बात करता है। अनुच्छेद 112 बजट की बात करता है, जिसको संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात की गई है। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम की चर्चा करता है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं की चर्चा करता है कि संसद में किस प्रकार की भाषा बोली जाएगी, कैसे प्रयोग किया जाएगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 120 में किया गया है। अनुच्छेद 123 संसद का जब विश्राम काल चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति क्या होगी, इसकी चर्चा की गई है। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद की बैठक न चल रही हो। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कैसे बनाए जाएंगे, इनकी नियुक्तियां कैसे होगी, ये अनुच्छेद 126 बताता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कैसे बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 137 कहता है कि जो तदर्थ न्यायाधीश होंगे वे कैसे बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 126 कार्यकारी की बात करता है, 127 तदर्थ की बात करता है, 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बात करता है, 129 ये कहता है कि जो उच्चतम न्यायालय होगा वो एक प्रकार का अभिलेखीय न्यायालय होता है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब यह हुआ कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुनाए गए प्रत्येक निर्णय को लिख करके रख लिया जाएगा। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय के स्थान की चर्चा करता है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकार क्या है, इसकी चर्चा करता है। अनुच्छेद 131 अनुच्छेद 137 कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो अपने न्याय को बदल सकता है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। अनुच्छेद 137 अनुच्छेद 143 कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह राष्ट्रपति को परामर्श देगा, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जब कोई संवैधानिक मामला आए तो वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ऐसा अनुच्छेद 143 कहता है। अनुच्छेद 144 कहता है कि सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता की जाएगी। अनुच्छेद 148 कैग की बात करता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, इसकी चर्चा करता है। तो कैग के कार्य क्या है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, कि जब बजट पारित हो जाता है तो जो कैग होता है वह पूरे खर्चे का विवरण लिखता है और अपना विवरण ले जाकर के लोक लेखा समिति को सौंप देता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को देता है। वह लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को जो है बैठक में रखवाता है, सदन के बैठक में रखवा देता है। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन के प्रारूप की बात करता है कि जो संघ में राज्य शामिल हैं उनकी जो लेखन शैली है वे कैसे होंगे। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल की बात करता है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अनुच्छेद 154 राज्य के राज्यपाल की शक्ति, राज्य के कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन करता है। 155 राज्यपाल के नियुक्ति की बात करता है। 156 राज्यपाल के कार्यकाली की बात करता है। तो राज्यपाल तो वैसे 5 वर्षों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के नियुक्त होने के कंडीशन की चर्चा करता है। अनुच्छेद 58 राज्यपाल पद के लिए क्या शर्तें हैं, इसकी चर्चा करता है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ की बात करता है कि राज्यपाल कौन सा शपथ ग्रहण करेंगे। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य मंत्री परिषद का गठन होगा, ऐसा अनुच्छेद 163 कहता है। जैसे कि अनुच्छेद 74 में दिया था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद होगा, उसी तरह से 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राजकीय मंत्री परिषद का गठन होगा। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 165 ये फिर महत्वपूर्ण है, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 166 कहता है कि राज्य सरकार का संचालन कैसे किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री करेगा। अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्यपाल को जानकारी मुख्यमंत्री देगा, यानी ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य में होने वाले
प्रत्येक कार्यों की जिम्मेदारी के साथ में जानकारी राज्यपाल को उपलब्ध करवाए। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल के गठन के बारे में चर्चा करता है कि राज्य के विधानमंडल का गठन कैसे किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना की बात करता है और कहता है कि राज्यपाल विधानसभाओं में एक सदस्य मनोनीत करेगा। अनुच्छेद 171 विधान परिषद के गठन की बात करता है कि विधान परिषद की संरचना कैसी होगी। 172 राज्यों के विधानमंडल का कार्यकाल क्या होगा, कितने समय तक रहेंगी, इसकी चर्चा करता है। यहाँ पर अवधि दिया हुआ है, ये अवधि लिखा है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की चर्चा करता है। अनुच्छेद 177 सदन के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता का क्या अधिकार है, यह अनुच्छेद 177 बताता है। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा करता है। 180 अध्यक्ष के पद, उनके कार्य और उनकी शक्ति बताता है। 181 कहता है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो तो वे जो है पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। यही बात अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में की गई है। अनुच्छेद 183 कहता है कि सभापति और उपसभापति का यदि पद रिक्त है या पद त्याग दिया गया है या पद से हटाए गए हैं तो उनका कार्य कैसे होगा। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के जो कर्तव्य होते हैं वो कैसे पालन करेगा और उसकी शक्तियां क्या हैं, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 188 जो विधानमंडल के सदस्य हैं वे क्या शपथ लेंगे, इसकी चर्चा करता है। अनुच्छेद 189 कहता है कि सदनों में मतदान की रिक्तियां हैं तो बैठक करने के लिए या कार्य करने के लिए गणपूर्ति कैसे होगी, यानी वही बात इसमें कहा गया है कि यदि किसी जरूरी मुद्दे पर बैठक करना है तो गणपूर्ति देखनी पड़ेगी। गणपूर्ति कितनी हो कि विधानसभा या विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 10% यदि उपस्थित है तभी कार्यवाही हो सकती है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति की बात करता है। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है जो राज्य के हैं। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति, यानी अनुच्छेद 213 कहता है कि राज्यपाल राज्यों के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है यदि विधानमंडल में काम नहीं हो रहा है तो। अनुच्छेद 124 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्राविधान करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को कहता है कि यह भी एक प्रकार का अभिलेखीय न्यायालय होगा, अर्थात उच्च न्यायालय के निर्णय को भी लिख के रख लिया जाएगा और बाद के उसी तरह के मुकदमों में वही सज़ा सुनाई जा सकती है या वैसे ही फैसले दिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। 217 उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी उसकी चर्चा करता है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन की बात करता है। 222 कहता है कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 222 में की गई है। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी इसकी चर्चा करता है। अनुच्छेद 226 रिट जारी करने के उच्च न्यायालय की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 226 में कहा गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट कैसे जारी करता है, अनुच्छेद 32 के द्वारा। जो उच्च न्यायालय है वो कैसे जारी करता है, अनुच्छेद 226 के द्वारा। अनुच्छेद 231 क्या कहता है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय बन सकता है, ऐसा अनुच्छेद 231 में कहा गया। अनुच्छेद 233 जिला न्यायालय से संबंधित है। ये कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, अनुच्छेद 233 में बताया गया। 241 कहता है कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्राविधान कैसे दिया जाएगा, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए उच्च न्यायालय कैसे बनाया जाएगा। अनुच्छेद 243 जो पंचायती राज है, यानी कि जो नगर पालिका हैं एवं नगर निगम हैं, सहकारी समितियां हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद 243 में चर्चा की गई है। 243 का खा इस तरह से बनाया गया था और हम जानते हैं कि पंचायतों का जो गठन किया गया था वह आगे चल करके 1992-93 के दौरान में पीबी नरसिम्हा राव के समय में किया गया था। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा इसकी बात की गई है। 248 जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं उनकी चर्चा करता है। वही 252 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति की चर्चा करता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य यदि सहमत हैं तो किसी मुद्दे पर संसद कानून बना सकता है।
अनुच्छेद 254 क्या कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई जो विधि है, यानी जो संसद कानून बनाएगा, और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए जो कानून हैं, उन दोनों में यदि असंगति आती है, यानी मतभेद पैदा हो जाए, कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे संसद भी कानून बनाए और किसी राज्य का विधानमंडल भी कानून बना दे, तो दोनों में माना किसका जाएगा? तो ऐसे में संसद का कानून माना जाएगा। अनुच्छेद 257 कहता है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा, यानी जो राज्य हैं उन पर केंद्र सरकार का कंट्रोल हो सकता है, ऐसा अनुच्छेद 257 में कहा गया। अनुच्छेद 262 क्या कहता है कि दो अंतर्राज्यीय नदियां हैं, यानी कि कोई ऐसी नदी है जो दो या दो से ज़्यादा राज्यों से होकर बहती है, तो उसका मुकदमा कैसे निपटारा किया जाएगा? तो फिर उसके लिए एक जो है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद प्राधिकरण का गठन किया गया था। यह भी हम लोग जानते हैं, जो नदी जल विवाद से संबंधित जो है मुकदमों की सुनवाई करता है। 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन की बात करता है। अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका गठन करता है, और जो प्रधानमंत्री होता है वह अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। एक क्षेत्रीय परिषद होता है, तो क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है। भारत में कुल मिलाकर के 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। अनुच्छेद 266 संचित निधि की बात करता है। 267 आकस्मिकता निधि की बात करता है। 269 संघ द्वारा उद्हित और संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर की बात करता है, यानी कुछ ऐसे टैक्स हैं जो लगाता भी केंद्र सरकार है और वसूलता भी केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार उनकी वसूली करके फिर राज्यों के बीच में बांट देता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 269 में की गई है। अनुच्छेद 270 कहता है कि संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर संघ और राज्यों के बीच में वितरित किए जाने वाले करों की चर्चा की गई है, यानी ऐसा कर जो केंद्र सरकार इकट्ठा करता है उसके बाद राज्यों में बांटता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 270 में की गई। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन की बात की गई है कि राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग का गठन करेगा। अब तक कुल मिलाकर के 15 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान वित्त आयोग जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 281 वित्त आयोग की सिफारिश की बात करता है। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेने की चर्चा करता है। 293 राज्य सरकार द्वारा उधार लेने की बात करता है। अनुच्छेद 300 का संपत्ति के अधिकार की बात करता है। अभी हमने पहले चर्चा किया कि जो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 31 में था, वहाँ से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में इसको जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 301 जो है वो व्यापार, वाणिज्य और समागम के स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 309 जो है, अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों की चर्चा करता है, यानी कि जो पीसीएस अधिकारी होते हैं उनकी चर्चा की गई है किसमें? अनुच्छेद 309 में, यानी कि लोक सेवा आयोग। 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के पदावधि की चर्चा की गई है, यानी कि वे कितने समय तक अपने पद पे बने रहेंगे, जो पीसीएस के लोग होंगे, लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध की बात करता है। 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है, यानी कि यूपीएससी का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि कैसी होगी। 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया कैसे जाएगा या उसको निलंबित किया जाएगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 317 में किया गया है। अनुच्छेद 324 की बात करें तो वह निर्वाचन से संबंधित है और निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप की बात करता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कितना होगा, कितने स्थान दिए जाएंगे, ये अनुच्छेद 330 में चर्चा की गई। वही अनुच्छेद 331 कहता है कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे, जो 2 लोग नियुक्त किए जाते थे, कौन नियुक्त करता था? राष्ट्रपति नियुक्त करता था। जो लोकसभा में, उनके लिए क्या किया जाना है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 331 में की गई है। आगे देखते हैं तो अनुच्छेद 332 कहता है कि राज्य के विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण था, उसकी चर्चा अनुच्छेद 332 में की गई है। वहीं पर अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो है प्रतिनिधित्व की चर्चा की गई है। अनुच्छेद
343 संघ की परिभाषा की बात करता है कि संघ की परिभाषा क्या होगी, ये अनुच्छेद 343 में बताया गया है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में एक आयोग का गठन किया जाएगा और संसद ही उस पर सहमति देगी, ऐसी चर्चा की गई है। यानी अनुच्छेद 344 को एक बार हम फिर से देखें तो अनुच्छेद 344 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा वह राजभाषा आयोग का गठन करेगा। राजभाषा आयोग के गठन करने का अधिकार वह राष्ट्रपति को है। इसके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और यह संसद के सहमति से किया जाएगा। अनुच्छेद 350 का कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में हो। यह अनुच्छेद 350 के का में कहा गया है। इसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास की बात करता है। अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए जो संसद होगा वो समय समय पर नीतियां जारी करेगा। जो राष्ट्रपति होगा वह राजभाषा आयोग का गठन करेगा जिससे हिंदी को बढ़ावा मिल सके। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में कहता है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा अनुच्छेद 356 के द्वारा। 352 आंतरिक आपातकाल के घोषणा की बात करता है। 356 जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करता है। 360 वित्तीय आपात की बात करता है। इन तीनों को फिर से समझ लेना है, तीनों आपात को, जहां से प्रश्न बहुत बनते रहते हैं। अनुच्छेद 352 कब प्रभावी होता है तो जैसे किसी राज्य में आंतरिक विद्रोह हो जाए, यानी कि वहाँ की सेना या जनता विद्रोह कर दे या वहाँ पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, तो ऐसे में वहाँ पर अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 356 जब ये लग जाए कि कोई राज्य जिस तरह से संविधान में लिखा है उस तरह से अपने राज्य का शासन नहीं चला पा रहा है तो राज्यपाल राष्ट्रपति से उस राज्य के कमान को अपने हाथ में लेने की मांग करता है और तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में जानकारी दिया गया है कि जब वित्तीय आपातकाल लागू हो तो राष्ट्रपति जो है पूरे देश का कमान अपने हाथ में ले लेता है। अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन प्रक्रिया की बात करता है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि संसद जो है वह संविधान में वहाँ तक संशोधन कर सकता है जहाँ तक संविधान का जो मूल ढांचा है वो प्रभावित ना हो। अब फिर एक दिक्कत आई कि आखिर संविधान का मूल ढांचा क्या है, तो मूल ढांचे की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में भी बताया था, गोलकनाथ में इस बात को बताया था, SR बम्बई केस में बताया था कि जो प्रस्तावना है उसको संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी माना गया है। यानी कि जो बातें प्रस्तावना में लिखा है ऐसा परिवर्तन करना है कि प्रस्तावना में परिवर्तन ना होने पाए। तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी और इसमें बताया गया है कि संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, परंतु इतना परिवर्तन नहीं कर सकती कि पूरा का पूरा मूल संविधान का स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो जाए। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध करता है। यानी कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे वे कैसे कार्य करेंगे, उनको कैसे हटाया जाएगा, उनके कौन कौन से कार्य होंगे, वे किस किस विषय पर रिपोर्ट जारी कर सकता है कैग, इसकी चर्चा अनुच्छेद 377 में की गई है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये 377 अनुच्छेद जो हमने पढ़ लिए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप लोग अगर इनको 2 या 3 बार देखते हैं तो आप लोगों को ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे, या फिर आप एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं दोस्तों, तो आप इनकी तैयारी करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग पॉलिटी से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।